हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पिछले वाले वीडियो को एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब ये वीडियो भी सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है और उनका पेपर 3 है, लॉज एंड एथिक्स। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कस किया था। हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप तो जानते हैं कि उस वीडियो को देखे होंगे तो ये आपको मालूम हुआ होगा कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो इसेंशियल्स है उसको हम लोग दो हेड में बांटे हुए थे। एक हेड था सेक्शन 10 यानी रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अलावा दूसरा जो हेड था वो अदर देन सेक्शन 10 यानी अदर रिक्वायरमेंट्स। मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट these conditions requirements या essential जो भी आप कहें have to be satisfied. An agreement satisfying all these requirements becomes a valid contract. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्शन 10 इसके पहले वाला वीडियो में आपने देखा, all agreements are contracts if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void. इस सेक्शन को मैंने काफी डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में। इस सेक्शन के अंदर में आपको 6 रिक्वायरमेंट्स आए थे। एक था एग्रीमेंट, दूसरा था कॉम्पिटेंट पार्टीज, तीसरा फ्री कंसेंट, चौथा लॉफुल कंसिडरेशन, पांचवा लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड छठा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये सब चीज समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में उस रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 10 के हेड में नहीं आते हैं। यानी ये सब रिक्वायरमेंट्स दे हैव अरीजन फ्रॉम कोर्ट जजमेंट्स बट दिस हैव आल्सो बी सेटिस्फाइड। इसको भी फुलफिल करना जरूरी होता है फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हैं उसको हम लोग दो हेड में पढ़े थे। एक हेड था इसेंशियल्स अंडर सेक्शन 10। इसमें था एन एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये 6 रिक्वायरमेंट्स है जो सेक्शन 10 में है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एन एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये सब रिक्वायरमेंट्स का जो सोर्स है, जो स्रोत है और जिन है वो सेक्शन 10 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि जस्ट पहले आपको सामने मैंने बोला। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, नो एग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड।
इन टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर दिस रिक्वायरमेंट्स, बल्कि इस वीडियो में हम लोग जिस रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे वो है अदर रिक्वायरमेंट्स, अदर essentials या requirements, at least two parties. Intention to create legal obligations. Other formalities. Certainty of meaning, possibility of परफॉर्मेंस। इस वीडियो में जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है वो ये 5 है, जो कि अदर इसेंशियल्स के हेड में आएंगे। यानी इस रिक्वायरमेंट्स का मेंशन कहीं भी सेक्शन 10 में नहीं है, जबकि जब भी इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो हमारे माइंड में सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आता है। लेकिन सेक्शन 10 कभी भी इसके बारे में बात नहीं किया, बट दिस रिक्वायरमेंट्स टू हैव बीन सेटिस्फाइड, अदरवाइज एन एग्रीमेंट वुड नॉट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, whether covered by section 10 or not, have to be satisfied. Otherwise, under no circumstances, such an agreement would not become a valid contract. In other words, an agreement would not become legally enforceable. So, आज हम लोग इस वीडियो में इन एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे। At least two parties. Intention to create legal obligations. As you know, an obligation is the necessity of doing or not doing something. कोई काम करना जो कि हमारे लिए नेसेसिटी है, करना या नहीं करना, वो मेरे लिए ऑब्लिगेशन है। An obligation can be social or legal. हमने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ deals with legal obligations only, not social obligations. A legal obligation is an obligation enforceable by law. So the parties to an agreement must intend to create legal obligations for themselves. Otherwise, it would not become a contract. आगे चलकर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। Other formalities, इसके हेड में क्या पढ़ेंगे? Some agreements are required to be in writing. Then they must be in writing. Otherwise, they would not become a valid contract. For example, contracts of insurance are required to be in writing. A contract of insurance made orally is void, not a valid contract. Likewise, contracts involving sale of immovable property, they too are required to be registered. If not registered, they would not become a valid contract. Certainty of meaning. The terms of an agreement must be clear, definite, and not vague. Clarity of the words, clarity of the terms of an agreement is the most important thing. If an agreement lacks in clarity, then it would not become a valid contract. तो क्या करना है, किसको करना है, कब करना है, एटसेट्रा, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, यानी वेग नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्कस हम कर रहे हैं इसको, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि वो लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स में वो भी एक एग्रीमेंट आता है जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, यानी एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग इज वाइड, नॉट वैलिड। अब ऐसा एग्रीमेंट
जो इस चीज के बारे में बात करता हो, जिसको पॉसिबल नहीं हो परफॉर्म करना, वो वर्ड है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन कर। इसका डिस्कशन तो ऑलरेडी आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सो एट लीस्ट टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, अदर फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। Agreement, competent parties, free consent, lawful consideration, lawful object, not expressly declared to be void. तो पहला रिक्वायरमेंट है एट लीस्ट टू पार्टीज, at least two parties. A contract requires at least two parties. A contract requires at least two parties, two persons. एक कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पर्सन्स का होना जरूरी है, यानी दो पार्टीज का होना जरूरी है। यानी एक पर्सन, कोई इंडिविजुअल अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरे लीगल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। सवाल खड़ा हो गया कि पर्सन्स का यह मतलब है लीगल पर्सन्स। लीगल पर्सन्स यानी दोज हैविंग एन एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, यानी जिनका कानून के नजर में अस्तित्व है। अ लीगल एंटिटी, दोज विद अ लीगल एंटिटी आर कॉल्ड लीगल पर्सन्स। दे कैन बी आर्टिफिशियल, दे कैन बी नेचुरल। यानी ये लीगल पर्सन्स can be artificial or natural. Artificials created by law, natural created by God. जैसे हम और आप, मोहन, सोहन। आर्टिफिशियल कंपनी, यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स हैं। तो artificial legal persons are created by law. Natural legal persons are created by God. Both are eligible to become parties to a contract. मतलब एक नेचुरल पर्सन टू नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक नेचुरल टू आर्टिफिशियल पर्सन से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब अगर मोहन सोहन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर मोहन ए लिमिटेड या ए प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। शर्त यह है कि पर्सन यानी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अ लीगल पर्सन यानी लीगल एंटिटी। इट इज इररिलेवेंट वेदर दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल। But what is required is that they must have a legal entity, यानी कानून के नजर में वो एग्जिस्ट करते हो। तो पहला रिक्वायरमेंट आपको समझ में आया होगा, एट लीस्ट टू पार्टीज, यानी अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स एट लीस्ट टू लीगल पर्सन्स। दे कैन बी आर्टिफिशियल, दे कैन बी नेचुरल, बट दे मस्ट बी अ लीगल पर्सन्स। ये रिक्वायरमेंट्स का स्रोत आपको आया, एक केस था गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी। रमनलाल एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म थी। पार्टनरशिप के केस में आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल एंटिटी नहीं होता है, यानी पार्टनरशिप फर्म इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। और पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट्स होता है
उसका जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स उसका ज्वाइंट ओनर्स होते हैं। तो उसी तरह रमनलाल एंड कंपनी वाज अ पार्टनरशिप फर्म। ऑन द फर्म बीइंग डिसॉल्व, जब रमनलाल एंड कंपनी डिसॉल्व हुआ, द एसेट्स ऑफ दिस फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यानी इसके जो भी पार्टनर्स थे रमनलाल एंड कंपनी के, उनके बीच में उस एसेट्स को बांट दिया गया क्योंकि वे ज्वाइंट ओनर्स थे। द सेल टैक्स ऑफिसर claimed to tax this event, saying that this was a transaction of sale, यानी सेल टैक्स ऑफिसर का कहना था कि इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगना चाहिए क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। जब कोर्ट में एक केस गया, द कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ रमनलाल एंड कंपनी and against the state of Gujarat. The court said that for a contract of sale, at least two parties are required. One is called the seller and the other is called the buyer. In this case, the partners being the joint owners can't be the seller and buyer. एक person खुद seller और buyer नहीं हो सकता है। तो so this is the leading judgment on the requirement of at least two parties to a contract. यहीं से इस जजमेंट के बाद एक पॉइंट क्लियर हो गया, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एट लीस्ट टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। अगर दो पार्टी नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सो स्टेट ऑफ गुजरात और रमनलाल एंड कंपनी का केस आपको समझ में आया होगा। इसके फैक्ट्स क्या थे और इसका जजमेंट क्या था और इसके आर्गुमेंट भी क्या थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशन पहले ये समझ लें। अ लीगल ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक लीगल ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स होता है। ये रिक्वायरमेंट कहता है कि द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट must intend to create legal obligations for themselves। यानी कॉन्ट्रैक्ट के जो भी पार्टीज होंगे उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो जो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्लिगेशन लीगल नेचर का होना चाहिए, न कि सोशल नेचर का। सोशल ऑब्लिगेशन वो होते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करेंगे, यानी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा वो इन्फोर्स नहीं होंगे। यानी अ कॉन्ट्रैक्ट must create legal obligations. So for an agreement to become a contract, it must create legal obligations. For an agreement to become a contract, अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है, then such an agreement यानी it must create legal obligations. For an agreement to become a contract, it must create legal obligations. अगर किसी एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेना है तो so it must be capable of creating legal obligations. अगर कोई एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता है, सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका लीडिंग केस बाफर वर्सेस वाफर का है। वाफर BALFOUR, वाफर वर्सेस वाफर टाइटल है।
जैसे हमारे इंडिया में सिंह, प्रसाद, खान, ये सब टाइटल्स होते हैं, उसी तरह वहां भी एक इंग्लिश कपल थे जिनका टाइटल यानी हस्बैंड एंड वाइफ थे, बाफर एंड बाफर। ये इंग्लिश कपल थे। हस्बैंड वाज पोस्टेड इन सेलोन इन श्रीलंका एज एन इंजीनियर, यानी हस्बैंड एक इंजीनियर था और सेलोन में वो पोस्टेड था। हॉलीडे वेकेशन बिताने के लिए कपल लंदन आ गए। देन वाइफ का तबीयत खराब हो गया, शी फेल इल एंड द डॉक्टर एडवाइज हर टू स्टे देयर इन लंदन फॉर सम टाइम। डॉक्टर ने एडवाइज किया कि आप यहाँ कुछ दिन लंदन में स्टे करिए, लेकिन हस्बैंड को तो ड्यूटी पर जाना था। तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपने वाइफ से यानी बाफर कि तुम लंदन में रहो, जैसा कि डॉक्टर बोल रहा है, अपना मेडिकल केयर करो, हम जा रहे हैं श्रीलंका और वहां से तुमको हर मंथ 30 स्टारलिंग यानी पॉन्ड तुमको पर मंथ भेजेंगे, 30 पॉन्ड हर मंथ भेजेंगे और तुम इसे अपना केयर करना। ये करने के बाद चला आया। लेकिन ये बात तब की थी जब दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे थे, फाइन थे। कुछ दिनों तक वो हस्बैंड अपना प्रॉमिस ऑफ सेंडिंग 30 स्टारलिंग करता रहा यानी भेजते रहा। कुछ दिनों के बाद दोनों का रिलेशन खराब हो गया एंड फाइनली दे गॉट डिवोर्स्ड। उसके बाद रिलेशन खराब होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद, द वाइफ sought to enforce the contract agreement, यानी हस्बैंड ने पैसा देना बंद कर दिया, वाइफ ने एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने की कोशिश की। शी फाइल्ड अ लॉसूट अगेंस्ट द हस्बैंड, इन्होंने लॉसूट फाइल कर दिया कि हस्बैंड अपना प्रॉमिस से ब्रीच कर रहा है एंड ही शुड बी फोर्स्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑफ सेंडिंग 30 स्टर्लिंग पर मंथ, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। मामला कोर्ट में गया। द कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द हस्बैंड, सेइंग दैट द हस्बैंड डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी हस्बैंड ने जिस समय अपने वाइफ से प्रॉमिस किया उस समय उसका इंटेंशन ये नहीं था कि अगर वो ब्रीच कर जाएगा तो वाइफ उसके खिलाफ लॉसूट फाइल करेगी, लीगल एक्शन लेगी, लीगल रेमेडी का यूज करेगी। इनफैक्ट द प्रॉमिस ऑफ सेंडिंग 30 स्टारलिंग पर मंथ टू द वाइफ बाय द हस्बैंड वाज social in nature according to the court, and of course on that ground the court rejected the appeal made by the wife, यानी कोर्ट फाइनली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द हस्बैंड। तभी से बात क्लियर हो गया, ये रूल बन गया कि द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अगर उनका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशंस है, क्रिएट नहीं करने का है, तो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब ये कोर्ट के लिए डिसाइड करना है क्या उनका इंटेंशन था या नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सो आपको समझ में आया होगा बाफर वर्सेस बाफर का केस। दिस केस इज रिलेटेड टू इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस एंड दिस इज अ लीडिंग केस। ये केस आपको 1919 का है, यानी 1919 का है। इस केस का फैक्ट्स, इस केस का आर्गुमेंट्स एंड इस केस का जजमेंट आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड, अदर फॉर्मेलिटीज। कुछ और भी फॉर्मेलिटीज है, उसको भी फुलफिल करना जरूरी होता है। जैसे some agreements are required to be in writing, then they must be made in writing, not orally. If they are made orally, they would not become a valid contract. जैसे contract of insurance, they are required to be in writing. If they are made orally, they would become void. They would not become a valid contract. Some contracts are required to be in writing.
यानी लॉ कहता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिनको हमेशा इन राइटिंग करना होगा, आप ऑरली नहीं कर सकते हैं, वर्बली नहीं कर सकते हैं, दे मस्ट बी इन राइटिंग, लिख के करना होगा। ये आते हैं अदर फॉर्मुलेटिव के हेड में, इसको भी फुलफिल करना जरूरी है। बाकी सब एलिमेंट सेटिस्फाई कर दीजिए लेकिन ऑरली कर लीजिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, contracts of insurance are required to be in writing। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जब भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं तो राइटिंग होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कांट बी मेड ऑरली, दे मस्ट बी मेड इन राइटिंग। ये भी एक फॉर्मुलेटिव है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस यानी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मेड ऑरली इज वॉइड, नॉट वैलिड। सो उसी तरह सम एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उनका रजिस्टर्ड करना जरूरी है। इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड दे वुड नॉट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट बनता है और उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वैलिड नहीं है, वॉइड हो जाएगा। आगे देखते हैं। फोर्थ एलिमेंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मतलब the meaning of the terms of an agreement must be certain, must be easy to understand. The terms of an agreement must be definite, clear and not vague। एग्रीमेंट का टर्म्स, जो टर्म्स हैं, क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। मस्ट बी डेफिनिट, डेफिनिट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड नॉट वेग होना चाहिए। अगर उसमें क्लैरिटी की कमी है यानी वेग है, डेफिनिट नहीं है तो वॉइड है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स टर्म्स मस्ट बी क्लियर, डेफिनिट एंड नॉट वेग। फॉर एग्जाम्पल, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन agrees to deliver 20 tons of oil to Sohan for ₹50,000। आप इस एग्रीमेंट का टर्म्स को देखें। मोहन है, सोहन है, दो पार्टीज हैं। मोहन अग्री हो गया, तैयार हो गया डिलीवर करने के लिए 20 टन्स ऑफ ऑयल। What kind of oil? Which oil? Mustard oil। कौन सा ऑयल? ऑयल के आगे वो वर्ड आना जरूरी है। अगर मोहन एक से ज्यादा टाइप्स का ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर है तब मतलब ये है कि टर्म्स क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सर्कमस्टांसेस ही क्यों नहीं हो, सिचुएशन ही क्लियर क्यों नहीं हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं वर्ड से ही क्लियर हो। अगर मोहन सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर है, सिर्फ एक ब्रांड का ही डिस्ट्रीब्यूटर है तो शायद सिर्फ ऑयल लिखने से भी काम चल जाएगा। लेकिन मोहन एक से ज्यादा तरह का तेल का बेचता है या एक ही तेल डिफरेंट ब्रांड्स का बेचता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रांड या तेल का नाम लिखना मस्ट है, अदरवाइज ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि दिस एग्रीमेंट लैक्स क्लैरिटी, यानी इसमें सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग मिसिंग है, इसका टर्म्स कंफ्यूजिंग है, वेग है, सर्टेन नहीं है। तो ये याद रखिए, क्लैरिटी ऑफ द टर्म्स
आप अपने भाषा में वर्ड्स बोल सकते हैं, यानी क्लैरिटी ऑफ द वर्ड्स ऑफ एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, लीगली रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड बाय लॉ, अदरवाइज it would not become a valid contract. And last one, possibility of performance. Possibility of performance. Possibility of performance. The terms of an agreement must be possible to perform. मतलब क्या करना है, ये पॉसिबल होना चाहिए। अगर इम्पॉसिबल है तो याद रखिए ये एग्रीमेंट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। The terms of an agreement must be possible to perform. परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए, परफॉर्म करना पॉसिबल, पॉसिबल टू परफॉर्म। देखिए इस एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है, टू परफॉर्म, किस रेस्पेक्ट में पॉसिबल, परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। मतलब अगर इसको दूसरे शब्दों में बात करें, इन अदर वर्ड्स, an agreement to do an impossible act, an agreement to do an impossible act is void. Valid नहीं है, void है। An agreement to do an impossible act, अगर इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इम्पॉसिबल एक्ट यानी जो एक्ट पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन agrees to put life into a dead body for ₹1 लाख। मोहन एक डेड बॉडी में, देखिए क्या डालने को तैयार हो गया, लाइफ। एक डेड बॉडी में लाइफ डालने को तैयार हो गया, कितने के बदले में, ₹1 लाख के बदले में। आप ही बताइए क्या डेड बॉडी में लाइफ डालना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। This agreement is void. This agreement can never constitute a valid contract. कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा, क्योंकि this agreement does not satisfy one of the requirements for a valid contract. आपको अभी तक मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 11 रिक्वायरमेंट्स पढ़ा है। 6 रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 10 जो इसके पहले के वीडियो में बना है, और इस वीडियो में आपको 5 रिक्वायरमेंट पढ़ा है जो अदर रिक्वायरमेंट्स के हेड में आते हैं। यानी ये 11 एलिमेंट्स, कंडीशंस, जो बोले आप, शरायत बोले, शर्त बोले, जो बोले, रिक्वायरमेंट्स बोले, इसेंशियल्स बोले, एलिमेंट्स बोले, जो बोलना बोले, दे हैव टू बी सेटिस्फाइड, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एग्रीमेंट इफ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो एग्रीमेंट को इन सब चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और इससे बहुत कुछ सीखे भी होंगे। और आपको फिर अश्योर करते हैं कि आपके स्टडी मटेरियल का हर टॉपिक को, ईच एंड एवरी टॉपिक कंटेंट इन योर स्टडी मटेरियल, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप इस लॉकडाउन के दौरान घर बैठे इन सब चीजों को स्टडी कर सकें। अगर किसी पॉइंट पर, इफ यू वांट एनी पॉइंट टू बी क्लैरिफाइड, इफ यू वांट मी टू क्लैरिफाई एनी पॉइंट, आप इन चीजों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली, अगर वीडियो अच्छा लगा
अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, ऐसा लगते हैं कि आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो सो आई वुड अर्ज यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड ऑफ कोर्स लाइक करना। थैंक यू।